गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार के दौरे पर रहे, जहां पर सीएम धामी ने कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार सचिंद्र प्रसाद सिंह के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा कि लालू सरकार में जंगल राज था, लालू राज में सिर्फ घोटाले हुए। सीएम ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार से जंगल राज को खत्म किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हर देश में विकास का काम हो रहा है। मैं आप सभी के बीच में बाबा केदार की भूमि से, भगवान बद्री विशाल की भूमि से, जहां से गंगा माई निकलती हैं, जहां से यमुना निकलती हैं, उस पवित्र भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आया हूं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से संस्कृति, महान संस्कृति की भूमि, ज्ञान की भूमि और गौरव की धरोहर रही है। आज मैं इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और सचिंद्र प्रसाद जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से उनके मन में इस क्षेत्र के प्रति एक प्रेम है, आप सबके प्रति विश्वास है और आप उनके मन में एक जज्बा है कि आप लोग उनको विधानसभा का सदस्य यहां से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा कुछ दिनों के लिए यहां अवरुद्ध हो गई थी, बीच में दूसरे प्रत्याशी जीत गए और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की ओर नहीं बढ़ाया बल्कि अन्य कामों की ओर बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया है और पिछली बार भी आप सब लोगों ने इनको बड़ा अपार समर्थन दिया था। आपने बहुत इनके समर्थन में आपने वोटिंग भी करी, लेकिन कुछ वोटों से हम जीत से वंचित रह गए। भाइयों बहनों, इस बार उस पिछली बार की जो कमी है, उस कमी को आप सबने पूरा कर देना है। ये अपने संस्कार भूल गए हैं। इनको अब कभी इनकी दादी ने, कभी माता जी ने, कभी बहन जी ने कोई संस्कार नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो पहले से ही होता है कि राजा महाराजा भी अपने से छोटे वालों को हमेशा आप कहकर संबोधित करते हैं, जी लगाते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है, बिहार की संस्कृति है, जहाँ से पूरे देश को जो है, दुनिया को एक संदेश जाता है। और आज बिहार का चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में यहाँ की माताओं बहनों का अपमान मैं समझता हूँ पूरे बिहार का अपमान है। इस पूरे गठबंधन को बिहार की जनता ने पूरी तरह से चुनने का मन बना लिया है। डबल इंजन की यहाँ सरकार बनेगी। इस कल्याणपुर विधानसभा से भी सचिंद्र सिंह जी भारी मतों से जीतने वाला है। बागेश्वर के कौसानी से गरुड़ की ओर जा रही तहसीलदार की सरकारी गाड़ी गुरुवार को अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक दुकान से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार तहसीलदार निशा रानी समेत नायब तहसीलदार, 2 पटवारी और ड्राइवर बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक से जानवर के आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गाड़ी में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। फिलहाल सभी सवार लोग सुरक्षित हैं। विकासनगर में एक पिकअप गाड़ी में अचानक से आग लग गई। गाड़ी में रखी हुई धान की पुराल जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की। जलती हुई गाड़ी से पुराल को हटाया गया और फिर ड्राइविंग की सीट पर बैठकर जलती हुई गाड़ी को आगे दौड़ा दिया गया। आग लगने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर पानी की तलाश में गाड़ी को चलाकर आगे ले गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे ड्राइवर जान जोखिम में डालकर जलती हुई गाड़ी को लेकर पानी की तलाश में काफी आगे तक गया, लेकिन उसे पानी नहीं मिला और गाड़ी की आग विकराल हो गई, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा कालसी साहिया सड़क पर हुआ। कालसी से साहिया की ओर गाड़ी जा रही थी। आग लगने की वजह अभी तक साफ
नहीं हो पाई है। चल भाई चल इसे पानी के पार ले जा, अगर बच गई ठीक है, नहीं तो छलांग मार दो। हल्द्वानी के वनभूलपुरा मामले को लेकर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे को जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मलिक के बेटे अब्दुल मोइद और ड्राइवर जकीब को जमानत दे दी है। इससे पहले भी 50 से ज्यादा आरोपियों को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मोइद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। अब्दुल मोइद को भी आरोपी बनाया गया था, जिस पर षड्यंत्र रचने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं पाया जिसे इसे षड्यंत्रकारी कहा जा सके। उत्तराखंड में सड़कों पर गड्ढों का मुद्दा एक बार फिर से सियासी गर्मी को बढ़ा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़कों पर पैदल चलकर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चला रहे हैं और इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। बीजेपी इसे मीडिया की सुर्खियां बटोरने की सियासत बता रही है। आखिर हकीकत क्या है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लगभग आधा किलोमीटर इस क्षेत्र में लगातार गड्ढे हैं और सड़क टूटी हुई है, मगर और यह हालत यहीं की नहीं है। यह हालत पूरी कर्णप्रयाग से लेकर के यहाँ तक इस सड़क की है। ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों सोशल मीडिया पर सड़क पर पैदल चलते हुए वीडियो पोस्ट कर सड़क की स्थिति दिखा रहे हैं। रावत कह रहे हैं कि आम जनता रोजाना इन गड्ढों से परेशान है और सरकार कह रही है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। जमीनी हकीकत सरकार के दावों से बिल्कुल उलट है। उधर बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको ना गंभीरता से ले रही है और ना उनकी सुन रही है। हरीश रावत जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, कांग्रेस उनको गंभीरता से ले नहीं रही है, पार्टी उनको सुन नहीं रही है और मीडिया में बने रहने के लिए आप देख रहे हैं रोज नई से नई बातें कर रही हैं। अब उनको कुछ नहीं दिखा तो ये गड्ढा मुक्त की बातें कर ली। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उधर सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि विभाग ने 4000 किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढा मुक्त करने का टारगेट रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। जहां काम छूटा है ये वो सड़कें हैं जहां पर सड़कों पर बड़े काम होने हैं। देखिए, जो हम लोगों ने टारगेट रखा था वो हम लोगों ने कर लिया है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनमें जो भविष्य में बड़ा काम किया जाना प्रस्तावित है, उसको इन्होंने गड्ढा मुक्त नहीं किया था। ये हमारे संज्ञान में बात आई थी, तो हमने ये डायरेक्शन दिया है कि जब बड़ा काम किया जाना होगा तब करेंगे, लेकिन फिलहाल गड्ढा मुक्त किया जाए उसको। पहले कहा जाता था सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, लेकिन इन दिनों उत्तराखंड में कहा जा रहा है सड़कों पे गड्ढे हैं या गड्ढों में सियासत। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तो जुलाई में हो गए, बावजूद इसके 3 महीने के बाद भी राज्य की हजारों ग्राम पंचायतें गठित नहीं हो पाई हैं। वजह है पंचायत सदस्यों के 33,000 पद रिक्त होना। ये एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा है। इससे निपटने के लिए सरकार नवंबर में दोबारा उपचुनाव कराने जा रही है। उत्तराखंड की 7,499 ग्राम पंचायतों के लिए जुलाई में चुनाव हुआ, लेकिन 3 महीने बाद भी करीब 5,000 ग्राम पंचायतों में प्रधान अब तक शपथ नहीं ले पाए। कारण शपथ लेने के लिए प्रधान को ग्राम पंचायत सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पंचायत सदस्य चुनकर ही नहीं आए तो शपथ कैसे होगी। राज्य में ग्राम पंचायत सदस्यों के ऐसे 33,000 पद खाली पड़े हुए और इन पर कोई कैंडिडेट चुनाव में ही नहीं उतरा। नतीजा, पंचायतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतें यहाँ पे गठित नहीं हुई हैं। धौलादेवी ब्लॉक में 110 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें से सिर्फ 28 ग्राम पंचायतें गठित हुई है। ग्राम पंचायतें गठित नहीं होने से विकास कार्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई योजनाएं नहीं बन पा रही है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
चुनाव होने के बाद भी ये एक तरह से संवैधानिक संकट बना हुआ है, क्योंकि जब तक पंचायत सदस्य चुनकर नहीं आते तब तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा, और जब तक ग्राम पंचायतों का गठन नहीं होगा गांव के विकास की किसी भी योजना पर फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि पंचायती राज विभाग का कहना है कि खाली रह गई सीटों पर नवंबर महीने में हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे। इसमें जहां पे वार्ड मेंबर्स निर्वाचित नहीं हुए हैं उनके लिए लगभग 4000 ऐसे ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे वार्ड मेंबरों को निर्वाचित होना है, वहां पे उनके लिए पुनः निर्वाचन की जो कार्रवाई है अभी चल रही है। मैं समझता हूं कि माह नवंबर में हम लोग को पूरी कार्रवाई पूर्ण करते हुए जो वार्ड मेंबर्स है उनका निर्वाचन भी कर देंगे। इतना ही नहीं, 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान का भी चुनाव होना है। जुलाई में हुए चुनाव में यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य तो छोड़िए, ग्राम प्रधान के लिए भी किसी ने दावेदारी नहीं की। अब देखना होगा कि नवंबर में होने वाले उपचुनाव इस संवैधानिक खालीपन को कितना भर पाते हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर में 8 महीने से बंद खड़िया खदानों में अब फिर से हलचल लौट आई है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद पुराने स्टॉक की बिक्री शुरू हो गई है। खनन विभाग के अनुसार करीब 66,331 टन स्टॉक की निकासी के लिए 26 पोर्टल खोले गए हैं। नेपाली मजदूरों को भी बुलाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोग मुआवजे और भूस्खलन की आशंका को लेकर अभी भी चिंतित हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो स्टॉक्ड मटेरियल है हमारे जितनी भी माइनिंग साइट्स पे उसको अनस्टॉक करने के लिए उसका आदेश आ चुका है। तो इसीलिए जो हमारे जितने भी माइन ओनर्स हैं वो अनस्टॉक कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसमें पोर्टल भी खोल दिया गया है, तो ये जो कार्रवाई है वो अभी गतिमान। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अल्मोड़ा में चौखुटिया में जन आंदोलन ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है, लेकिन नैनीताल जैसे वीवीआईपी जिले की हालत भी कुछ अलग नहीं है। ओखलकांडा और बेतालघाट जैसे दूरस्थ इलाकों में टेलीमेडिसिन की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नैनीताल जिले की कैंचीधाम तहसील के बेतालघाट अस्पताल की हालत चौखुटिया से भी बदतर है। दूर से अस्पताल की बिल्डिंग चमकती जरूर है, लेकिन अंदर की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती हैं। गंदगी, टूटी हुई दीवारें और खाली बेड इस अस्पताल की गवाही देते हैं कि यहाँ न सफाई है और न ही कोई देखरेख। करीब 40,000 की आबादी वाले इस इलाके में अस्पताल सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गए। 36 बेड का हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो यहाँ से क्या करते हैं, खैरना भी नहीं है तो सीधे हल्द्वानी जाना पड़ता है, और जब तक वहाँ तक जाता है तो वो दम तोड़ देता है। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल खूबसूरत, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनते जा रही है, इन बिल्डिंग के अंदर सुविधाएं नहीं है। नैनीताल वीवीआईपी जिला है, यहाँ स्वास्थ्य निदेशक से लेकर कमिश्नर तक बैठते हैं, फिर भी ओखलकांडा और बेतालघाट जैसे इलाकों में सड़क हादसों के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार नहीं हो पाया। 2019 में सरकार ने टेलीमेडिसिन की शुरुआत जरूर की, लेकिन तकनीकी समस्याओं और स्टाफ की कमी के चलते ये सेवा भी ठीक से कभी चल नहीं पाई। जितनी भी योजनाएं हैं, मेडिसिन से इक्विपमेंट्स हैं, उन सब बातों का रिव्यू किया जा रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रॉपर समन्वय के लिए कहा गया है। जहां पर भी कोई बात आएगी तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। मेडिसिन भी बंद हो गए हैं ओखलकांडा और बेतालघाट में, उन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं। अब यहाँ टेलीमेडिसिन की बात हो रही है, लेकिन जिन अस्पतालों से इसे जोड़ना है वहाँ डॉक्टर अपनी ओपीडी ही नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में गन लाइसेंस को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। अकेले देहरादून में हर 2 महीने में 100 से ज्यादा आवेदन पहुंच रहे हैं, जबकि पिछले 7 महीनों में 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जिलों में आर्म्स लाइसेंस के लिए लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।
अकेले देहरादून में हर 2 महीने में 100 से ज्यादा आवेदन पहुंच रहे हैं, जबकि पिछले 7 महीनों में 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द किए गए हैं। अब आत्मरक्षा से ज्यादा इसे स्टेटस सिंबल समझा जाने लगा है। हाँ, क्रेज तो है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा शो है, मतलब इतनी आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर क्रेज है, एक शौक रखा बने लोगों ने बना दिया है। जिन लोगों के लाइसेंस हैं उन लोगों की मजबूरी थी, उन्होंने जैसे बनाया, चाहे आपके उत्तराखंड में आज जैसे उन्होंने बनाया वो है, उनको ज़रूरत थी। मैम ये लाइसेंस में देखना पड़ता है, अपने स्टेट का होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ऑनलाइन नंबर होना चाहिए, 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उन चीज़ों को देख के फिर दिया जाता है। और क्रेज आप लोग किस में देखते हैं? यूथ में, पूर्व सैनिकों में भी वो लोग भी आपके पास ज्यादा आते हैं? यूथ में तो ज्यादा है, पूर्व सैनिक तो कम ही आते हैं। उधम सिंह नगर में करीब 10,000 लोगों के पास आर्म्स लाइसेंस है और हर महीने लगभग 60 नए आवेदन आ रहे हैं। प्रशासन अब सख्ती भी बरत रहा है। देहरादून के डीएम का कहना है कि आर्म्स लाइसेंस कोई जरूरत की चीज नहीं है, इसीलिए अब इसे देने में सावधानी बरती जा रही है। पहले तो जो नए लाइसेंस इश्यूज हो रहे हैं उनका प्रिसाइज वे में परीक्षण किया जाता है। यदि जीवन भय है तो तभी लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है, और सेकेंडली यदि कोई वॉल्यूशन संज्ञान में होता है तो उसके ऊपर तत्काल एक्शन लिया जाता है। पहले लोग जंगली जानवरों से आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस लेते थे, लेकिन अब ये एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। शो बिजनेस और दिखावे की प्रवृत्ति के चलते हथियारों की मांग लगातार बढ़ रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। ऋषिकेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत के वीडियो पर हुए विवाद के बाद खासा हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें यहां पर दी। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में शराब की दुकान का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। रामनगर के पास संदिग्ध मांस पकड़े जाने के बाद हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ में थल केदार के चामी गांव में भालू को ट्रैंकुलाइज किया गया है और पिंजरे में कैद किया गया है। लोक पर्व इगास को भव्य तरीके से मनाने के लिए पौड़ी समेत कई जगहों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। हरिद्वार में 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के लिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन जुट गया है। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के मौके पर देहरादून में चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। रानीखेत के आर्मी कैंट एरिया में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। सोने और नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार। उत्तरकाशी की नई एसपी कमलेश उपाध्याय ने कार्यभार ग्रहण किया। कानून व्यवस्था को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताई। हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने नशा तस्कर को 200 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता और बोली भाषा पर एक हिंदी फिल्म की शूटिंग औली में चल रही है और कलाकार औली की तरफ रुख कर रहे हैं। औली की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए। मशहूर पर्यटक स्थल औली इन दिनों फिल्मी कलाकारों से भरा हुआ है। यहाँ मुंबई के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुँचे हैं, जो उत्तराखंड के कल्चर पर आधारित एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के लिए मुंबई से आए कलाकार औली की हसीन वादियाँ देखकर मंत्रमुग्ध हैं और यहाँ की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। औली का लोकेशन अद्भुत है, अनटच्ड है। हमने अभी तक ऐसा, मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है किसी भी फिल्मों में अभी तक। तो मेरे डायरेक्टर बहुत कीन थे कि किसी भी तरह यहीं शूट करें। बहुत ही सुंदर है। आप तो कैमरा कहीं भी खोलिए या नज़रें कहीं भी दौड़ाइए, खूबसूरती ही खूबसूरती है। और खूबसूरती के अलावा जो है वो यहाँ की एक इन्वायरमेंट में स्टोरी है। उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए कई अच्छे डेस्टिनेशन हैं और सरकार भी फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दे रही है। वहीं फिल्म शूटिंग करने आए कलाकारों का कहना है कि औली स्विट्जरलैंड जैसा ही खूबसूरत है। खूबसूरत है, ऐसी लोकेशन स्विट्जरलैंड से कंपेयर करने वाली लोकेशन है ये, उससे ज़्यादा ही अच्छी है। मेरे दोस्त यहाँ आए हैं तो दोनों जगह गए हैं, कहते
ये ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। हमारे लिए भी एज एन एक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ। जब तक गढ़वाल में पिक्चरें नहीं बनेंगी तब तक लोग पिक्चरें नहीं देखेंगे, तो मुझे भी एज एन एक्टर सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी हमारी उत्तराखंड के डांसर सबसे नंबर 1 है, म्यूजिशियन नंबर 1 है, हर जगह नंबर 1 है। एक्टर बचे तो उम्मीद है कि हम भी आएंगे। मेरा भाई भी एक्टर है, तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अलग अलग मूवीज बनाए, कुछ काम करें। विश्व के मानचित्र पर औली की अपनी पहचान है। यहाँ से नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी और नीलकंठ पर्वत की चोटियाँ दिखाई देती हैं, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब उम्मीद है कि आने वाले समय में दूसरे डायरेक्टरों की नजर भी औली पर पड़ेगी और यहाँ ज्यादा से ज्यादा फिल्म शूट होंगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में व्यास घाटी को पर्यटन के केंद्र में लाने के लिए अब जोहार घाटी में भी नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। चाइना बॉर्डर के करीब जोहार घाटी तक रोड कटने के बाद इसे साहसिक खेलों का हब बनाने का प्लान तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिलम दौरे के बाद से ये इलाका चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंसियारी मिलम रोड बनने का काम भले ही 2008 में शुरू हो गया था, लेकिन 60 किलोमीटर की रोड को काटने में बीआरओ को 17 साल लग गए। मिलम रोड कटने के बाद जोहार घाटी मुख्य धारा में आने लगी है। ऐसे में यहाँ पर्यटन की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। इस रूट पर मिलम और रालम जैसे विश्व विख्यात ग्लेशियर तो मौजूद हैं ही, साथ ही नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां देश दुनिया के पर्वतारोहियों को अपनी ओर खींचती हैं। ऐसे में यहाँ स्नो स्पोर्ट्स के साथ ही अन्य साहसिक खेलों की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बहुत बड़ा सपना था मेरा कि इस ग्लेशियर तक भी हमारे लोग पहुँचे। हमारे बीआरओ के माध्यम से रोड पहुँचाई जा रही है और ये रोड जल्दी ही हमारी और अच्छी चुस्त दुरुस्त होते हुए चल रही है। इसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। मिलम मलारी और मिलम पंडारी ट्रैकिंग रूट भी यहीं से गुजरता है। बॉर्डर की रोड कटने के बाद सुरक्षा बलों की राह तो आसान हुई है, साथ ही मल्ला जोहार के 13 गांवों का सफर भी आसान हो गया है। इस रोड को पूरी तरह सुरक्षित बनाने का काम अभी चल रहा है। इसके साथ ही इस इलाके को पर्यटन केंद्र में लाने की कवायद तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलम पहुंचकर बॉर्डर टूरिज्म का खाका तैयार किया है। ऐसे में जब ये खाका जमीन पर उतरेगा, काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। पर्यटन की दृष्टि से मिलम का क्षेत्र, उसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो साहसिक पर्यटन हो, ट्रैकिंग हो, चूँकि वो एशिया का एक बड़ा ग्लेशियर वहाँ पर विद्यमान है। भारत का वो पहला गांव है, सीमांत गांव जिनको पहले गांव की संज्ञा दी गई है। वहाँ वाइब्रेंट विलेज को और व्यवहारिक रूप से हम लोग बढ़ाएंगे। 2020 में व्यास घाटी को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनी थी। इस रोड के बनने के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत देखने वालों का तांता लगा है। आलम यह है कि आदि कैलाश यात्रा में अब हर साल हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि मिलम को जोड़ने वाली रोड भी जोहार घाटी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून का प्रसिद्ध आढ़त बाजार अब इतिहास बनने की राह पर है, जहां पर एक तरफ व्यापारियों ने अपनी दुकानों से सामान समेटना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अपने पुरखों की याद को छोड़कर नई जगह पर शुरुआत की है। और नई शुरुआत करना उनके लिए आसान नहीं है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के आड़त बाजार की अपनी एक अलग पहचान रही है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद कई परिवार पंजाब और हरियाणा से यहाँ आकर बसे। आगे दुकान और पीछे हवेली, यही जीवन शैली बन गई। मुकुल गुप्ता की दुकान 95 साल पुरानी है। उनके दादा ने यहाँ कारोबार शुरू किया था। आज दुकान और घर भले ही खंडर हो चुके हों, लेकिन यादें अब भी जिंदा हैं। बदलते वक्त के साथ अगर फैसिलिटीज मिल रही हैं तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद है और ये याद हमेशा रहेंगी। लेकिन अब यहाँ की जो प्रॉपर्टी है ये अपने लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी है। ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ऊपर की शॉप्स है। मनोज कुमार की दुकान भी शिफ्टिंग की जद में है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से नई जगह पर पूरी फैसिलिटी दी जा रही है। नए वक्त के साथ बदलाव जरूरी है।
प्रशासन की तरफ से कहा है कि आपकी जितनी आपकी ज़मीन जा रही है मतलब उतनी जाएगी और फिर आपको नई वहाँ पर आपको ज़मीन मिलेगी, वहाँ पर बनाइए। तो बहुत जाम लगता था, प्रशासन का अच्छा कार्य है। दरअसल देहरादून के आड़त बाजार को ब्राह्मणवाला में शिफ्ट किया जा रहा है। जाम की समस्या को देखते हुए 24 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कदम उठाया गया है। करीब 125 साल पुराना ये बाजार अब नई जगह चला जाएगा। 3 नवंबर से दुकान के बदले दुकान और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। आड़ती ध्वस्तीकरण प्रमाण भी जमा करेंगे, लेकिन उनके दिलों में बचपन की यादें, पुरखों की बातें और उस मिट्टी की खुशबू आज भी ताजा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।